हेलो दोस्तों। देखिए, इससे पहले आप लोगों को एक परिचय दे दिए थे वैदिक सभ्यता का। ठीक, वैदिक सभ्यता में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिए थे। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। अगर इनके चारों जीवन के बारे में अगर हम पढ़ लें तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग उत्तर देने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। जैसे अब आप सोच रहे होंगे क्या है जीवन। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे आने वाली आगे की जो पीढ़ी है वो सोचेगी कि 2025 में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, तो वो क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। यानी कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। यानी कि इनका समाज कैसा था, समाज को समझेगी जब तो कहेगी सामाजिक जीवन है। जब धार्मिक को समझेगी, धर्म को समझेगा तो कहेगा धार्मिक जीवन। जब राजनीतिक जीवन में समझेगा, यानी कि राज्य के बारे में समझेगा या राजनीति कैसे करते थे, तो उसको राजनीतिक जीवन कह दिया गया। तो ऐसे ही हम लोग एक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं जो आगे पीढ़ी ना जाकर पीछे की पीढ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, बात समझ, अपनी पूर्वजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक आते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं: सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक, अच्छा, वैदिक सभ्यता को हमने 2 कालखंडों में डिवाइड किया। एक को बोले ऋग्वेदिक काल और दूसरे को बोले उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल क्या होता है, देखिए, अगर हम बात कहें किसी भी जीवन का, किसी भी समय का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट को कहा गया ऋग्वेदिक काल और दूसरे पार्ट को कहा गया उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पॉइंट ले लेते हैं सामाजिक जीवन। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग अपना हेडिंग लगा लेते हैं सामाजिक जीवन का। सबसे पहले तो हम लोग को सामाजिक जीवन में क्या क्या पढ़ना है उस चीज को देख लेते हैं। सामाजिक जीवन, ठीक, अच्छा, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, तो सामाजिक जीवन यानी कि ऋग्वेदिक वैदिक सभ्यता के पूरे सामाजिक जो जीवन है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम लोग देखते हैं। ठीक, अच्छा, इसको 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड चलेगा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले क्लास में भी आप लोग को ये चीज बता दिए थे। अब अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल को समझते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग अपना हेडिंग लगा लेते हैं, ऋग वैदिक काल सामाजिक जीवन। ठीक, अच्छा, ऋग्वैदिक काल सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, देखिए, पृष्ठभूमि का अर्थ ये हुआ, यानी कि जब आर्य हमारे देश में आए थे, जब आर्य भारत में आए तो यह क्या करते थे, यह कैसे रहते थे, उसी को कहते हैं पृष्ठभूमि, पीछे का। ठीक, तो पृष्ठभूमि का ये बात हुआ कि यह जब भारत आए थे तो यायावरी कबायली समाज था। इनका समाज कैसा था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यायावरी कबायली समाज। ठीक, यायावरी कबायली समाज। याया का अर्थ क्या होता है, यायावरी कबायली समाज। याया का अर्थ होता है घुमंतु। लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसी सीक्वेंस चलिएगा। पूरा जब नोट्स आपका बनकर जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, उससे मिलाइएगा कितना क्वेश्चन आप बना पाए। आपका ड्यूटी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उससे क्वेश्चन को मिलाइएगा और देखिएगा इस क्लास से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, तो यायावरी कबायली समाज, याया का अर्थ क्या होता है, याया का अर्थ होता है घुमंतु, अस्थायी। उर्दू लिखने वाले इतिहासकार ने इसे खाना बदोश कहा। खाना बदोश का मतलब यानी कि सिर्फ उनको खाने से मतलब था, कहीं से कुछ भी मिल जाए खाना खा लेते थे। ठीक, अच्छा, घूमते रहते थे, अस्थायी थे यानी कि एक जगह स्थिर नहीं थे। कबायली समाज का मतलब ये हुआ स्व रक्त समूह, यानी कि यह अलग अलग नहीं कि भारत में आए हैं सारे लोग अलग अलग बिखरे हुए, नहीं,
यह कहीं भी जाते थे एक पीढ़ी यानी कि पूरे सारे लोग साथ में मिलकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, फिर वहां से किसी और जगह, फिर वहां से किसी और जगह, यानी कि एक एक झुंड चलते रहता था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब पृष्ठभूमि तो समझ में आ गया। अब इसके सामाजिक जीवन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष समझते हैं। इनका सैद्धांतिक पक्ष समझते हैं। सैद्धांतिक पक्ष क्या है, देखिए सैद्धांतिक पक्ष अगर हम बात करें, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। यायावरी कबायली समाज चतुर वर्ण व्यवस्था युक्त स्थायी जीवन जीने लगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए इस शब्द को भूल जाइए आप लोग। ठीक, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। हम लोग इसके व्यवहारिक पक्ष समझते हैं, यानी कि वे व्यवहार में क्या करते थे, व्यवहारिक पक्ष। अच्छा, इसका मतलब समझ में आना ना कि सैद्धांतिक पक्ष का मतलब क्या होता है और व्यवहारिक पक्ष का मतलब क्या होता है। सैद्धांतिक का मतलब ये शुरू से लेकर लास्ट तक ये कैसे क्या क्या चेंजेस हुआ। ठीक, एक लाइन में। अगर हम व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं, क्या क्या करते थे, धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को। ठीक, व्यवहारिक पक्ष में सबसे पहला जो चीज हम लोग समझेंगे वह सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण। ठीक, स्पीड को लेकर अगर स्लो होगा तो आप लोगों के यूट्यूब सिस्टम में एक होगा, उसको आप लोग स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, तो हम नॉर्मली बोलेंगे, आप लोग अपने हिसाब से उसको बढ़ा घटा सकते हैं। इनका सामाजिक जो वर्गीकरण था कैसा था, इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ऋग्वेद में 3 शब्द मिलते हैं, ब्रह्म, छत और विष। ठीक, ब्रह्म से ब्राह्मण कहा गया आगे चलकर। ठीक, छत से क्षत्रिय, विष से वैश्य। ठीक, चलिए क्या है ये चीज समझिए। देखिए इनका सामाजिक वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, कैसे बंटवारा था समाज का, इनका कैसा बांटा हुआ था समाज, ये चीज समझ रहे हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो पुस्तक है उसमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्रह्म, छत और विष। ब्रह्म से तात्पर्य है ब्राह्मण, छत से तात्पर्य है क्षत्रिय और विष से तात्पर्य है वैश्य। ठीक, ये तीनों क्या है देखिए। अब इनका जो समाज था, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ना 3 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। जो सीनियर सिटीजन होगा वो क्या करेगा कि समाज में क्या होगा, कैसे खाना खाया जाएगा, क्या खाना खाना है, किस पशु को खाना है, किस पशु को नहीं खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब वर्षा होगी, कब क्या होगा, हर चीज का जो बात बताएगा। यानी कि जो समाज में सीनियर सिटीजन होगा वो कौन होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। ठीक, यानी कि उसको हर चीज का नॉलेज रहेगा, उसको क्या कहा गया, ब्राह्मण। ठीक, अच्छा, छत शब्द से है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या है, इन्होंने डिसाइड किया जो क्षत्रिय का जो काम रहेगा वो रहेगा कबीले की रक्षा करना। यानी कि मैंने जो है अपना, ये इसने बोला कि मैं अपना काम संभाल लिया, मैं पूरा सीनियर सिटीजन हूँ, मैं सबको जो है ना राय मशवरा दूंगा कि कैसे क्या क्या काम होना चाहिए। और क्षत्रिय को काम क्या दिया गया, इसको कहा गया कि तुम जो है ना पूरे कबीले की रक्षा करना है। यानी कि जो लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है, युद्ध से रिलेटेड है, वो कौन देखेगा, क्षत्रिय देखेगा। और वैश्य का काम ये दिया गया, पशुपालन तुम कर देना, खेती वगैरह कर देना, पशुओं का दूध गार देना, उसके बाद और भी जितने बाकी सब काम है, घर में काम है जो भी है, ये कौन करेगा, वैश्य करेगा। ठीक, अच्छा, तीनों समाज जो है, ये तीनों लोग एक साथ मिलकर समाज रहते हैं। तीनों जो है ये एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ हम एक शब्द यूज कर रहे हैं, कर्म प्रधानता समाज। ठीक, अब देखिए कर्म का मतलब क्या होता है, काम। कर्म का मतलब क्या होता है, काम। जैसे ब्राह्मण जो है इसका काम है
कि लोगों को राय देना, क्या करना है, कौन सा पशु खाना है, कौन से जानवर को खाना है, कौन से जानवर को नहीं खाना है, ये सब जो बताएगा, किस देवी का पूजा करना है, किस देवता का पूजा नहीं करना है, ये जो है ब्राह्मण, अब इसको ये सब काम में मन नहीं लग रहा है तो वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा क्षत्रिय। उसको लड़ाई झगड़ा पसंद है, क्षत्रिय काम करने लगेगा। क्षत्रियो को मार धाड़ पसंद नहीं है तो ये क्या करेगा, शिफ्ट होकर ब्राह्मणी काम करने लगेगा। ब्राह्मण को ये सब काम पसंद नहीं आ रहा, वो वैश्य काम करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कर्म प्रधानता समाज था, कर्म चुनने की स्वतंत्रता थी। किसमें, ऋग्वैदिक कालीन समाज में कर्म चुनने की प्रधानता थी। ठीक, ये तीनों खुद को क्या कहते थे, आर्य। ठीक है, ये तीनों खुद को आर्य कहते थे। अच्छा, अब क्या होता था, ये जो क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय जो ये क्या करता था कि दूर देखता था कि कहीं किसी और कबीले में क्या है कि वो तालाब के निकट है। ठीक, तो 12 महीना वहां पर पानी रहता है, इनको डेली जो है वो जाकर पशुओं को मारना नहीं पड़ता है, जंगल जाकर वहीं पर पशु जो है जानवर आता है पानी पीने के लिए, उनको वहीं पर शिकार कर लेता है। तो ये देखिए कि वहां पर संसाधन बहुत ज्यादा है, तो संसाधन के लालच में आकर ये क्या करते थे, उस कबीले पर हमला करते थे। अब जब उस कबीले पर जब ये हमला करेंगे तब क्या करेंगे, वहां के लोगों को गुलाम बना लिए और उनको एक शब्द दिए, क्या, शूद्र। क्या बोले उनको, शूद्र बोले। ठीक, शूद्र। और इनको ये लोग कहते हैं अनार्य। तो अनार्य किसको बोलते हैं और आर्य किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। आर्य ब्रह्म क्षति विष, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है ये खुद को आर्य कहते हैं और शूद्र को अनार्य कहते हैं। शूद्र का काम क्या है, शूद्र जो है वो ब्राह्मण का भरण पोषण करेगा, काम वगैरह करेगा, ये इसकी मदद करेगा। ये मान लीजिए युद्ध लड़ कर आया है तो इसकी तलवार को साफ कर देगा, इसके जगह को साफ कर देगा। और वैश्य का मतलब हाथ बटाएगा काम में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि सामाजिक वर्गीकरण इनका कैसा था। चलिए अब हम लोग दूसरा समझते हैं, स्त्री व पुरुष की दशा। पुरुष व स्त्री की दशा। पुरुष व स्त्री की दशा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें पुरुष की दशा तो पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष प्रधान समाज था और पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुष प्रधान, यानी कि जो प्रधान होता था वो पुरुष होता था। वंश जो चलता था वो पुरुषों के हिसाब से ही वंश आगे बढ़ता था, यानी उन्हीं के नाम पर वंश आगे बढ़ता था। अगर हम स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों की दशा को समझने के लिए हम लोग 3-4 चीजों से स्त्रियों की दशा समझेंगे। पहला, क्या इनको सामाजिक अधिकार था, से सामाजिक। क्या इनके पास आर्थिक अधिकार था, आ से आर्थिक। क्या इनके पास राजनीतिक अधिकार था और धार्मिक अधिकार। और एक और यहाँ पर शैक्षिक अधिकार। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अधिकार। ठीक, अब देखिए सामाजिक अधिकार, क्या स्त्रियों के पास ऋग्वैदिक कालीन में सामाजिक अधिकार था। हाँ, सामाजिक अधिकार था, जिसमें रहेगा हम टिक लगाते रहेंगे। ठीक, इनके पास सामाजिक अधिकार था। कैसे, क्या प्रमाण मिलता है, प्रमाण भी है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है जयदेष्टम। जयदेष्टम का अर्थ होता है पत्नी ही गृह है। पत्नी ही क्या है, गृह है। इससे ये समझ में आ रहा है कि स्त्रियों को सामाजिक अधिकार था। अगर अब हम बात करें क्या इनके पास आर्थिक अधिकार था, नहीं, आर्थिक अधिकार इनके पास नहीं था, लेकिन अपवाद में इनका वहतु पर अधिकार था और पति की तरफ से मिले उपहार। क्या मतलब इसका, वहतु क्या होता है, देखिए वहतु का मतलब ये हुआ दहेज। जैसे मान लीजिए पिता की तरफ से कुछ मिला हुआ है तो उन पर पूरा का पूरा अधिकार जो था वो स्त्रियों का होता था। अब जब पति के घर चली गई तो वहां पर मुंह दिखाई का जो भी सामान मिलेगा इनको, वो किसका कहलाएगा, वो स्त्री का कहलाएगा। यानी कि इन दो चीजों पर स्त्रियों का अधिकार होता था, तो वहतु और पिता की तरफ से, पति की तरफ से मिले उपहार पर। ठीक, क्या इनके पास राजनीतिक अधिकार था, देखिए
इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं था, लेकिन अपवाद में यह समिति में शामिल होती थी। क्या होती थी? समिति में शामिल होती थी। ठीक। क्या इनके पास धार्मिक अधिकार था? धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार था। कैसे पता चलता है? जिस भी देवी देवता का पूजा होगा, पत्नी को साथ लेकर ही पूजा मान्य होगा। यानी कि पूजा जिस भी देवी देवता के लिए होगा, अगर पत्नी उस पूजा में नहीं रहेगी, यानी कि स्त्री उस पूजा में अगर नहीं रहती थी, तो पूजा नहीं माना जाता था। ठीक। क्या इनके पास शैक्षिक अधिकार था? हाँ, शैक्षिक अधिकार भी था। अपाला और विश्वारा जैसी अनेकों महिलाओं ने ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन की विश्वारा जैसे अनेकों महिलाओं ने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन के मंत्रों का उच्चारण किया है। कौन? अपाला और विश्वारा जैसी अनेकों महिलाओं ने। ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा कि पुरुष प्रधान समाज था। स्त्रियों की दशा में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक सामाजिक अधिकार इनके पास था। प्रमाण मिला है जयदेशतम ऋग्वेद में शब्द है। आर्थिक अधिकार नहीं था। अपवाद में वहतु और पति की तरफ से मिले उपहार पर इनका अधिकार था। राजनीति की अगर बात करेंगे तो राजनीतिक अधिकार नहीं था, लेकिन यह समिति में शामिल होती थी, हिस्सा लेती थी। धार्मिक अधिकार इनके पास था। शैक्षिक में अपाला और विश्वारा जैसे अनेकों महिलाओं ने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन के मंत्रों का उच्चारण किया है। यहाँ से समझ में आ रहा ओवरऑल कि इनके पास 1, 2 और 3 यानी कि सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक अधिकार था। आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं था। अपवाद में यह वहतु और पति की तरफ से मिले उपहार पर इनका अधिकार था और समिति में शामिल होती थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सामाजिक वर्गीकरण में आप लोगों को बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर्म प्रधान समाज था। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यायावरी कबायली समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था, इसी को तो कहते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब ये जो व्यवस्था बनी है, कर्म चुनने की स्वतंत्रता है इसमें, इसी को चतुर्वर्ण व्यवस्था युक्त, यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था से अस्थाई जीवन जीने लगे। अस्थाई जीवन का मतलब जो घूम घूम कर रह रहे थे, अब वह एक अपना घर निश्चित कर लिया कि इसी घर में हमको रहना है, इसी कबीले में रहना है, यही जगह पर रहना है, और हम लोग ऐसे ऐसे वर्ग में विभाजित हो जाते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो यायावरी कबायली समाज था वह चतुर्वर्ण व्यवस्था से युक्त होकर अस्थाई जीवन जीने लगा। यानी कि इस व्यवस्था से युक्त होकर, इस व्यवस्था से समझकर यह अस्थाई जीवन जीने लगा। पुरुष व स्त्री की दशा बता दिए। पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों की दशा में ये सारे लाइंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं पुरुष, उसके बाद अब तीसरा समझते हैं इनकी वेशभूषा कैसी थी। चलिए वेशभूषा भी समझ लेते हैं। वास अथवा वासस, वास अथवा वासस, यह क्या था? वधुए या फिर अधिवास, लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। वास अथवा वासस, अधिवास, वधुए, ठीक। देखिए वास अथवा वासस जो था वो पुरुष और महिला दोनों लेते थे, दोनों कमर के नीचे पहनते थे, उसको क्या कहा गया? वास अथवा वासस। ठीक। अधिवास पुरुष और महिला दोनों कमर के ऊपर ऐसे गमछा टाइप का, नरखा टाइप का रखते थे, उसे क्या कहा गया? अधिवास कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि वास अथवा वासस क्या पुरुष और महिला दोनों उपयोग करते थे? हाँ, पुरुष और महिला दोनों पर उपयोग करते थे। कमर के नीचे जो आप कह सकते हैं, जो आज हम लोग फुल पैंट वगैरह पहनते हैं उस टाइम तो वो नहीं होगा, लेकिन कमर के नीचे पहनने वाला धोती जैसा कुछ वस्त्र था। अधिवास, अधिवास कमर के ऊपर जो थे पुरुष और महिला दोनों लेते थे। उसके बाद वधुई जो है शादी विवाह के अवसर पर वधुई ना एक दुपट्टा टाइप का वस्त्र पहनती थी। उसके बाद द्रौपदी, द्रौपदी जो है वो ब्लाउज नुमा एक वस्त्र जो कि स्त्री अपनी स्तनों को ढकने के लिए इसका उपयोग करती थी। पैसा जो था वह नृत्यांगना यानी कि डांसर जो होती थी वो पैसा नामक एक वस्त्र पहनती थी, जिसे क्या कहा गया? पैसा कहा गया। मरुत जो था वो ऋषि मुनि पहनते थे, मरुत। ठीक। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद चौथा समझ लेते हैं हम लोग, खान पान। इनका खान पान कैसा था? देखिए खान पान में यह सभी जानवरों को क्या करते थे? शाकाहारी और, ऐसे लिखना बेहतर रहेगा,
शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की ये भोजन क्या करते थे। ठीक। अच्छा, गाय को लेकर विवाद था। ऋग्वेद में दो शब्द आता है। ऋग्वेद में दो शब्द आता है, गोहंता और अधन्या। गोहंता जो है और अधन्या। गोहंता का मतलब न मारने योग्य, अधन्या का मतलब क्या होगा, न मारने योग्य। और गोहंता यानी कि गोहंता होता था अतिथियों के लिए, अतिथियों। ठीक। बाद में अधन्य यानी कि न मारने योग्य। अब समझिए क्या चीज है। देखिए, जैसे मान लीजिए कबीले के कबीले जो उठकर चलते थे, कहीं पर जा रहे हैं, तो अगर मान लो अतिथि आ रहे हैं कहीं पर, अतिथि का मतलब मेहमान। मान लीजिए एक कबीले दूसरे कबीले में जाना चाहता है मेहमान के रूप में, तो वो क्या करता था। आज के समय में क्या है कि एक लोग जाएंगे, दो लोग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, चार लोग जाएंगे। ठीक। उस समय अगर कोई कहीं पर जा रहा था मेहमान के रूप में, तो पूरा का पूरा एक कबीला उठकर जा रहा था, पूरे के पूरे सारे लोग साथ में जाते थे, ताकि बीच में कोई जानवर या फिर कोई हमला न करे। ठीक। तो अब जिनके घर ये जा रहे थे, जिस कबीले में जा रहे थे, वो कैसे इनको खाना खिलाएंगे, तो वो देखते थे सबसे जो ज्यादा बड़ा है, वो देखते थे गाय है, तो गाय को इन्होंने क्या किया, गाय को इन्होंने मारा और अतिथियों के लिए यूज किया। ठीक। अच्छा, अधन्या, बाद में इसको न मारने योग्य किया गया। जैसे अब मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो आया और कहा कि मेरे पास ये सामान है, तुमको चाहिए, तो बोला हाँ चाहिए, दे दीजिए। तो बोला ठीक है देंगे, मुझे क्या दोगे, उस टाइम तो पैसा वगैरह था नहीं। तो दूर देखता था, आपको जो चाहिए ले जाइए। तो वो देखता था व्यापारी कि कुछ है यहाँ पर, तो वो देखा कि एक दूर दुधारू गाय है, बोलता था कि उसको हमको दे दो। तो बोला ठीक है साहब ले जाओ। तो वो लेकर आया और अपने घर ले गया। फिर कल व्यापारी आया किसी और के पास, वो भी यही काम किया, गाय को लेकर गया। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, गाय की आर्थिक महत्ता तो बढ़ी, गाय की धार्मिक महत्ता भी बढ़ गई। आर्थिक महत्ता कैसे बढ़ी, इन्हीं सब चीजों की वजह से। यानी कि आप खुद से सोचिए, अगर किसी चीज का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसको लोग क्या करेंगे, सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। तो जब गाय की आर्थिक महत्ता बढ़ी, आर्थिक का मतलब उसको लोग बेचने के रूप में लेने लगे, सामान वस्तु विनिमय। जैसे मान लीजिए वो आपसे कुछ धान ले लिए, वो गाय को दे दिए, ले जाइए गाय। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली करने लगे। तो गाय को वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य साधन बनाया गया, यानी कि गाय को पैसे के रूप में बनाया गया, और इसको लोग क्या करते थे, देते थे और अपनी जरूरतों के सामान को लेते थे। तो गाय क्या हुई, आर्थिक महत्ता बढ़ी, और इसी के साथ क्या हुई, धार्मिक महत्ता भी बढ़ती है। इसलिए गाय को फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, बचाने की कोशिश की, यानी कि सुरक्षित व संरक्षित रखने की प्रेरणा चलती है। आई होप आप लोगों को सामाजिक वर्गीकरण, उसके बाद पुरुष स्त्री की दशा, वेशभूषा और खान पान समझ में आ गया होगा। ये था ऋग्वेदिक कालीन समाज। चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। अगर हम कहें आपसे कि ऋग्वेदिक सामाजिक जीवन कैसा था, तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक सामाजिक जीवन यायावरी कबायली समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था से युक्त होकर अस्थायी जीवन जीने लगा। इसमें सामाजिक वर्गीकरण जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों कर्म प्रधान समाज था। जिनको जो काम पसंद आता था वो काम करते थे। इसके बाद स्त्री व पुरुष की दशा। स्त्री जो थी, पुरुष जो था वो पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्री की दशा में 3-4 दशा देखने को मिलती है, इनको 3-4 अधिकार देखने को मिलते हैं। सामाजिक अधिकार इनके पास था। ऋग्वेद में एक शब्द आता है जयदिष्टम, इससे यह पता चलता है कि महिलाओं को सामाजिक अधिकार था। आर्थिक अधिकार इनके पास था या नहीं था, इसके लिए विवाद होता है। जैसे अपवाद में इनके पास वस्तु नामक चीज पर और पति की तरफ से मिले उपहार पर इनका अधिकार था। उसके बाद आप लोगों को बताया राजनीतिक इनके पास अधिकार नहीं था, लेकिन वह समिति में दाखिल होती थी। धार्मिक अधिकार था, शैक्षिक अधिकार था इनके पास। अपाला और विश्वारा जैसी अनेकों महिलाओं ने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन के मंत्रों का उच्चारण किया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन स्त्रियों की जो दशा थी वह क्या थी, सम्मानीय थी। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पतनशील दिखाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि स्त्रियों की दशा किस काल में सम्मानीय थी, तो किस काल में सम्मानीय है, ऋग्वेदिक काल में, न कि उत्तर वैदिक काल में।
उसके बाद आप लोगों को वेशभूषा बताए, वास अथवा वासस, अधिवास, वधुई, द्रौपी, पैसा और मरुत नामक ये सब वस्त्र है। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की भोजन करते थे। ऋग्वेद में 2 शब्द आता है, अधान्य और न मारने योग्य। यहाँ से गाय को सुरक्षित व संरक्षित रखने की प्रेरणा चलती है। गाय को लोग ने मुख्य साधन बनाया, वस्तु विनिमय का मुख्य साधन बनाया। इससे यह समझ में आता है कि गाय को क्या किया जाए, बचाया जाए, इसीलिए यूज किया गया न मारने योग्य। आई होप आप लोग को ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। इसकी जो अगली वीडियो में हम लोग आएंगे वो समझेंगे ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को, जो कि 1000 से 600 तक चलता है।